जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जी लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर क्या होता है और इसकी कितनी किस्में होती हैं। तीन किस्म के हमने एक्सपोजर पढ़े थे। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ पिछला, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, फिर हम आगे चलते हैं। और तीन किस्में पढ़ी थी हमने एक्सपोजर की, जिसमें एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक इकोनॉमिक एक्सपोजर, एक ट्रांसलेशन एक्सपोजर। पहले दो किस्म के एक्सपोजर्स को हमने डिटेल से देखा था। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर हमने मुख्तलिफ टाइम स्पैन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपोजर्स को देखा था, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर हमने 6 किस्म की टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसके ज़रिए फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर्स को अवॉइड किया जा सकता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर को हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक अकाउंटिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि जो लाइव सिखाई जा सकती है, फेस टू फेस ही उसको समझा जा सकता है, उसको ऑनलाइन नहीं समझा जा सकता, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक का पिछले टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है, तो लिहाजा इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से और गौर से सुनना है, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो फिर आप उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है जी, देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं लिवरेज क्या होती है। लिवरेज का सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान के अंदर आप मतलब समझ लें फ़िक्स कॉस्ट। बस अगर इतना भी समझ लेंगे ना, और इस मायने को जहन में रख के आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। लिवरेज क्या होती है, वो है फ़िक्स कॉस्ट। लिवरेज रेफर्स टू द इफेक्ट दैट फिक्स कॉस्ट हैव ऑन द रिटर्न्स दैट शेयर होल्डर्स अर्न। देखें, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि लेवरेज रेफर्स टू द इफेक्ट दैट फिक्स कॉस्ट है। वो कह रहा है जो शेयर होल्डर अर्न करते हैं उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लेवरेज कहते हैं। बाय फिक्स कॉस्ट वी मीन कॉस्ट दैट डू नॉट राइज एंड फॉल विद द चेंजेस इन द फर्म सेल। सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि फर्म्स की सेल बढ़ रही हो या कम हो रही हो, ये कॉस्ट सेम रहती है। ये फर्म्स की सेल लेवल से या अमाउंट ऑफ यूनिट्स सोल्ड से चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, ये मिसाल के तौर पे देखें, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह डेट के ऊपर इंटरेस्ट है, ये तमाम क्या है, फ़िक्स कॉस्ट हैं। अगर यूनिट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कम सेल हो रहे हैं, तो जो 5 लाख 10 लाख का डेट हुआ हुआ है, उसके ऊपर जो बैंक को इंटरेस्ट देना है वो तो चेंज नहीं होगा ना, ज़्यादा या कम नहीं होगा। इस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फ़िक्स कॉस्ट, जो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड से अफेक्ट ना हो। फर्म्स हैव टू पे दीज फिक्स कॉस्ट वेदर बिजनेस कंडीशंस आर गुड और बैड। फर्म को ये कॉस्ट देनी पड़ती है, चाहे बिजनेस के हालात अच्छे हों या बुरे हों। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की भी दो टाइप्स हैं। फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद है कि जो कॉस्ट इनकर्ड होती है और बाय परचेजिंग एंड ऑपरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो प्लांट इक्विपमेंट को परचेज़ करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। और फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, जैसे कि फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेट पेमेंट। डेट पेमेंट जैसे कर्ज़ा है, उसकी जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, तो उसको क्या हम कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अ फर्म विद मोर लिवरेज में अर्न हायर रिटर्न्स। वो बस बता रहा है कि फर्म्स जिनकी लिवरेज ज़्यादा होती है उनके रिटर्न ज़्यादा होते हैं, और जिनकी लिवरेज कम होती है उनके रिटर्न्स कम होते हैं। लेकिन जिन फर्म्स की लिवरेज ज़्यादा होती है उनकी जो रिटर्न्स हैं वो भी वोलेटाइल होते हैं, यानी उनमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। ये बस एक इन्फॉर्मेशन की बात है। असल जो बात है वो ये समझने की है कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो दो किस्मों की होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसके ऊपर बहुत डिटेल से पूरा चैप्टर ही है, बल्कि हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर वो हम पूरा डिटेल से देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग ये समझने के लिए आपको इतना बताना मकसूद था इस पैराग्राफ में कि लिवरेज क्या होती है। बेसिकली वो एक फिक्स कॉस्ट होती है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें, तो जितने भी कॉस्ट हैं, जितनी भी किस्म की कॉस्ट्स हैं, उनमें कुछ फिक्स होंगी, कुछ वेरिएबल होंगी। तो बस फिक्स कॉस्ट का जो पोर्शन होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेफ़र करेंगे लिवरेज से। ठीक है।
अच्छा, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे देखें एक छोटी सी ना मुख्तसर सी इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है। पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ वो क्या होता है। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखा जाता है, ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की सॉरी इनकम स्टेटमेंट है। अच्छा, और इस इनकम स्टेटमेंट को बना के इसके अंदर लिवरेज की टाइप्स बताई हुई हैं। देखें, पहली बात तो ये कि लिवरेज है ये जो, चलिए पहले इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। देखें, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं, उसमें से CGS माइनस कर देते हैं। अब देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का आपको तरीका आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का तरीका आता है तो ठीक है, नहीं हो तो गूगल पे सर्च कर लें, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसको माइनस किया, इसमें से हमारे पास माइनस करने के बाद आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, जब एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो असल में वो ये आप देख रहे हैं जो ब्रैकेट बनी हुई है, इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि सेल्स रेवेन्यू से लेकर EBIT तक जो पोर्शन है, इसके अंदर जितनी भी किस्म की कॉस्ट है उसमें जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो गोया के ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हम सेल्स रेवेन्यू से लेकर EBIT तक के हिस्से को देखते हैं और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट की वजह से इस रिलेशनशिप में फिक्स कॉस्ट की वजह से इनका आपस में रिलेशनशिप किया है सेल्स रेवेन्यू और EBIT का। और सेल्स रेवेन्यू से लेकर EBIT तक के दरमियान जितनी भी कॉस्ट दी हुई है उन तमाम किस्म की कॉस्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है डेट विल बी नोन एज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से नीचे आएँ तो क्या होता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्सेस माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसमें से जो है फिर वो प्रॉफिट जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, या तो वो डिविडेंड दे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, या उसको रिटेन अर्निंग्स के तौर पे कंपनी अपने पास रख लेती है, उन प्रॉफिट्स को आगे देती नहीं है, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम नहीं करती। तो जो आगे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम कर दिया जाता है उसकी भी दो किस्में हैं, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड और कॉमन स्टॉक डिविडेंड। सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड दिया जाता है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे इसमें से प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो फिर कॉमन स्टॉक वालों को डिविडेंड देने के लिए होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद जो आंसर आता है हम क्या लिख देते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कि ये अब अर्निंग हमारे पास मौजूद है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देने के लिए। तो जितनी भी अर्निंग होती है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ कॉमन स्टॉक, टोटल नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर्स, तो हमारे पास आंसर आ जाता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ज़ाहिर बात है टोटल अर्निंग जो स्टॉक होल्डर्स कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देनी है उस इन अर्निंग को डिवाइड कर देंगे अगर हम कॉमन शेयर्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर्स पर, तो आंसर हमारे पास EPS आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो ये बताना चाह रहा है कि असल में EBIT से लेकर EPS तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कुछ वेरिएबल होगी जो कुछ फिक्स होगी, तो जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है इसके अंदर जितनी भी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है, जितनी भी किस्म की फिक्स कॉस्ट आती है EBIT से लेकर EPS के अंदर, उस कॉस्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सेल्स रेवेन्यू से लेकर EPS तक के दरमियान जितनी भी किस्म की फ़िक्स कॉस्ट आती है उन तमाम को मजमूई तौर के ऊपर टोटल लिवरेज या टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहा जा सकता है। यानी टोटल लिवरेज इज़ द कम्बिनेशन और इज़ द सम ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, अब देखें यहाँ पे यही बात बताई हुई है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म सेल्स रेवेन्यू एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप मालूम करते हैं सेल्स रेवेन्यू का और EBIT का। देखें, सेल्स रेवेन्यू का और EBIT का, ठीक है। अच्छा, व्हेन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सच एज, जब ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है जैसे कि CGS ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब वो लार्जली फिक्स्ड हों, जब वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादातर फिक्स हों,
तो सेल्स रेवेन्यू में ज़रा सी चेंजेस की वजह से EBIT में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, ये अब प्रैक्टिकली आप प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। अगर आपको फ़िलहाल नहीं समझ में आ रही तो कोई मसला नहीं, आप प्रैक्टिकली सवालात हैं वो आप जाके आगे करेंगे कि थोड़ी सी तब्दीली की वजह से किसमें, अगर ज़्यादातर सेल से लेकर EBIT तक का जो बीच का जो पोर्शन है इसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, तो सेल्स रेवेन्यू में ज़रा सी चेंज आने की वजह से EBIT में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है। ठीक है, अच्छा फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप मालूम करते हैं, ये हम देखते हैं बिटवीन EBIT एंड EPS। देखें, बिटवीन EBIT एंड EPS, EBIT और EPS के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किससे ज़ाहिर किया जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज से। और द इनकम स्टेटमेंट यू कैन सी द डिडक्शंस टेकन फ्रॉम। अच्छा, अब वो कह रहा है कि EBIT से लेकर EPS के दरमियान जो इंटरेस्ट, टैक्स, प्रीफर्ड डिविडेंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। तो अगर फिक्स कॉस्ट का पोर्शन ज़्यादा हो तो फिर EBIT के अंदर मुख्तसर ज़रा सी चेंज आने की वजह से EPS के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है। ठीक है, अगर ये जो पोर्शन है ना EBIT से लेकर EPS तक का, इसके दरमियान फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का अगर पोर्शन ज़्यादा है तो फिर EBIT में मामूली सी तब्दीली से EPS के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है। ठीक है, अच्छा टोटल लीवरेज क्या है, वो कंबाइंड इफेक्ट है बोथ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को समझने के लिए एक हम कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और इससे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा EBIT और सेल्स का। देखें, पहली बात तो ये कि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम ये देख रहे हैं ब्रेक इवन होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हों, यानी ये वो लेवल है जिसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर होते हैं, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। तो जितना कंपनी कमा रही है उतना ही उसकी कॉस्ट है, जितना उसके खर्चे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पीछे से 10 रुपये से की अगर कोई चीज़ ली और आगे 10 रुपये की दे दी तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस ना। तो क्योंकि कॉस्ट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर हो गई, 10 इज़ इक्वल टू 10। तो बिल्कुल इसी तरह ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी हम ये देखते हैं कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और वो कैसे मुतासिर होता है। देखें, अच्छा ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी जो है ना, वो जो हमने दो पोर्शन किए हैं ना, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, इसमें भी हम देखते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, ऐसा लेवल ऑफ सेल्स जिसके ऊपर EBIT जो है वो क्या हो जाए, EBIT ज़ीरो हो जाए, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। कितने यूनिट सेल किए जाएं कि जिनके सेल होने के बाद EBIT हमारे पास ज़ीरो हो, यानी अगर उन यूनिट से एक यूनिट भी ऊपर सेल किया जाए तो EBIT का जो आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, वो देखें, पहली बात तो ये देखें, द फर्म्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द लेवल ऑफ सेल्स नेसेसरी टू कवर ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। फर्म का जो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होता है कि वो सेल्स का लेवल, यानी कितने यूनिट सेल किए जाएँ वो सेल्स लेवल विच इज़ नेसेसरी टू कवर ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिससे तमाम ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो जाए। एट दैट पॉइंट EBIT किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। ज़ाहिर बात है तभी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा ना, जब वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू डिवाइड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि अगर मैं चलें इसको भी छोड़ दूँ, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखें, ये लेवल था ऑपरेटिंग लीवरेज का। ऑपरेटिंग लीवरेज का जो लेवल है इसमें देखें इन्होंने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इन वेरिएबल्स की, इन आइटम्स की। सेल्स रेवेन्यू में से हमने ऊपर पढ़ा के माइनस कर देते हैं हम CGS, और CGS में से फिर हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है EBIT। इधर उसने क्या किया है कि जितने भी CGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको मजमूई तौर के ऊपर टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट।
ऑपरेटिंग कॉस्ट में। ज़ाहिर बात है जो एक्सपेंस होगा वो तो या तो फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, तो इसलिए उसने लिख दिया कि सेल्स रेवेन्यू में से आपने माइनस कर दिए तमाम फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपके पास आ गई EBIT। तो मुझे बताएं कि ज़रा सेल्स रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं कि जितने यूनिट सेल किए हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक यूनिट अगर 10 रुपये का है और 50 यूनिट हैं और वो सारे सेल हुए हैं, तो कितना सेल्स रेवेन्यू होगा? 500। आपने कैसे 500 मालूम किया? 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आपके पास आ गया सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद फिर आपने माइनस किया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में बहुत सिंपल फिक्स होती है, तो लिहाजा वो एक पूरी अमाउंट होती है, ठीक है। ये हमेशा पीरियड की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट हमेशा पीरियड की कॉस्ट होती है, मंथ की या फिर क्वार्टर की या फिर पूरे साल की, ठीक है, फिक्स कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट चूँकि यूनिट्स के साथ वेरी नहीं कर रही होती, तो लिहाजा हम इसको पीरियड के हिसाब से लेते हैं। और फिर नीचे जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ही यही है कि विच दैट वेरीज विद द सेल्स लेवल। जैसे सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स लेवल। तो आप देख लें वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? माइनस VC मल्टीप्लाई बाय Q, यानी टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक यूनिट के ऊपर $5 लग रही है वेरिएबल कॉस्ट और 1000 यूनिट्स हैं, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $5 इज इक्वल टू $5000, वो आंसर आ गया। डिवाइड किया, आपके पास आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो आपने देखा कि उसके अंदर जो मालूम करने का तरीक़ाकार था उसमें हमने उसको अलजेब्रिक नोटेशन दे दी, ठीक है। तो देखें यही नोटेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। P से मुराद सेल्स प्राइस पर यूनिट है, Q से मुराद सेल्स क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं, और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट FC से मुराद फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, VC से मुराद वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर EBIT क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। तो चलें मैं यूँ लिख सकता हूँ EBIT इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q, देखें P मल्टीप्लाई बाई Q माइनस FC माइनस VC मल्टीप्लाई बाई Q, VC मल्टीप्लाई बाई Q, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मतलब यह है कि कितने यूनिट सोल्ड किए जाएँ, कितने यूनिट सेल किए जाएँ कि जिनके सेल करने के बाद EBIT हमारे पास 0 आ जाए। तो गोया कि इस इक्वेशन में से अगर मैं आपसे कहूँ कि Q मालूम करें, Q EBIT को 0 रख के, तो आप मालूम कर सकते हैं EBIT को 0 रख दें, Q को एक तरफ ले जाएं, बाकी तमाम नोटेशन को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो Q इज़ द फर्म्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। देखें ये एक एग्जांपल दी हुई है, बहुत इजी एग्जांपल है। एक चार्ली स्पॉटर है, एक स्मॉल पोस्टर रिटेलर है, हैज़ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 25, उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? $2500। इट्स सेल्स प्राइस इज़ $10 पर पोस्टर, और उसकी सेल्स प्राइस जो है वो $10 है, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दिया $5 है। अब आप उसको इक्वेशन में डालें तो आपके पास यूनिट्स कितने आ जाएंगे? 500 यूनिट्स। गोया कि अगर ये कंपनी चार्लीज पोस्टर जो है वो इस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स प्राइस के साथ अगर अपनी 500 यूनिट्स बेचे तो उसका EBIT 0 आ जाना चाहिए। इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप EBIT की जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर ये डाटा पुट करें, Q की जगह 500 पुट कर दें, और VC FC P और Q आपको दिए हुए, P आपको दिया हुआ है तो वो आप पुट कर दें, Q की जगह 500 पुट कर दें, तो आपका EBIT लाजमन 0 आएगा, ठीक है। तो आप करके देख लें इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम के अंदर बड़ा ज़बरदस्त समझाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि एक जो डायग्राम है
अब देखें वो 500 यूनिट्स अभी हमने मालूम किया था ना ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखें इसने वही डायग्राम बना ली, इसमें 500 पॉइंट के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट है। तो देखें ये एक सेल्स की लाइन है और एक कॉस्ट की लाइन है। ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कॉस्ट और सेल बराबर होते हैं। तो देखें ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लॉस होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है। तो देखें नीचे लॉस है, ऊपर प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हमने क्या कहा है, ये जो कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, तो प्रॉफिट वाला हिस्से को हम क्या कहेंगे, EBIT। इस पॉइंट के ऊपर EBIT क्या है, 0 है। ठीक है। अच्छा अब देखें ये जो रेड लाइन है ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि इसके सेल्स लेवल देखें, सेल्स लेवल 500, 1000, 1500, 2000, 2500 जो भी होता जाए, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स है ना, वो तो सेल्स के लिहाज, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिहाज से चेंज नहीं होती, वो तो एक पीरियड की पूरी कॉस्ट होती है। तो लिहाजा देखें सेल्स यूनिट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप कॉस्ट देखें, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है। तो लिहाजा इट इज़ नोन एज ब्रेक इवन ग्राफ, ब्रेक इवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है। अब देखें कॉस्ट रेवेन्यू यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो इनको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। अच्छा चलें, ये देखें इस ग्राफ के मुतालिक ये बताया हुआ यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अब वो कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे आप इन वेरिएबल्स की, अगर वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग आए, वेरिएबल से मुराद क्या है कि अगर वही जो फार्मूला है ना हमारा ब्रेक इवन मालूम करने का, उसमें FC प्राइस और VC के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आए, तो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या चेंजिंग आती है। अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाए तो देखें ब्रेक इवन पॉइंट में भी इजाफा हो जाएगा, नहीं Q जो है वो 500 से 600 पहुँच जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल प्राइस पर यूनिट अगर बढ़ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है। और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर बढ़ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाता है। और ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चलें इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। डिक्रीज इन ईच ऑफ द वेरिएबल शुड हैव द अपोजिट इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वो कह रहा है कि जैसे ये जो है ना इंक्रीज इन वेरिएबल, अगर आप इसे डिक्रीज इन वेरिएबल कर लें तो इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट उलट हो जाएगा। जैसे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, अगर हम फर्स्ट कर लें कि डिक्रीज हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एंड सो ऑन, उसका उलट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डिक्रीज़ लिख दें तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो उलट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखें ये ना, ये अब आपके ज़िम्मे, ये आपने काम करना है। ये 13.2 एग्जाम्पल के अंदर ना उन्होंने क्या किया हुआ है, ये बाकायदा जो पहले बताई हुई है ना बातें, इंक्रीज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू 3000 वगैरह वगैरह, जो पहले उन्होंने बातें बताई हुई हैं ये वाली, कि इंक्रीज़ वेरिएबल्स के अंदर इंक्रीज़ आ जाने से या डिक्रीज़ आ जाने से ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा, वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे खुद करवाया हुआ है। 4 सिचुएशन दी हुई है उन्होंने, और 4 सिचुएशन में बताया हुआ है कि एक के अंदर जो है वो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, दूसरे में जो है वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई मिसाल के तौर पे, और तीसरी के अंदर जो है वो प्राइस बढ़ गई, किसी में कुछ हो गया। तो उससे देखें कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट में क्या इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। तो देखें आप देखेंगे कि यही रिजल्ट्स आएंगे जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपने खुद ही आपने घर में एग्जांपल कर लेनी है। नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। और पर्सनल फाइनेंस एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आपने खुद ही कर लेना, या भी आराम से मालूम कर लेंगे। ठीक है। तो आप एग्जांपल को जब करेंगे तो उसके बाद देखेंगे उसने जो एग्जांपल दी हुई है ना, और उसके अंदर उसी का बताया हुआ है कि देखें EBIT जो है वो बढ़ गया $2500 से $5000, वो सारा बताया हुआ है उन्होंने। जो ये आपने सवाल हल किया है ना उसी के मुतालिक जो है वो उसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। फिगर 13.2 में। ठीक है जी। तो हम अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ऑपरेटिंग लीवरेज देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। ऑपरेटिंग लीवरेज में बेसिकली वो ये बता रहा है हमें कि ऑपरेटिंग लीवरेज देखें हम देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे एक अलग टॉपिक शुरू हो रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज का, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। अभी तक जो हमने देखा था वो ये देखा था कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, और ब्रेक इवन के जो एनालिसिस होता है उसके अंदर हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे मालूम करते हैं जिसमें EBIT 0 हो जाए। ठीक है। हाउ मच नंबर ऑफ़ यूनिट्स, how much units we need to sold in order to reach at break even
लेवल वेयर EBIT इज़ ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दो अलग अलग टॉपिक शुरू हो रहे हैं, हम ये देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इस्तेमाल टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द सेल, कि वो जिसके ज़रिए हम देख सकें कि सेल्स में चेंज आने की वजह से EBIT के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको हम बेसिकली मैग्नीफाई करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज से। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम दोबारा बता देता हूँ, हम ये देखते हैं जैसे कि अंडरलाइन भी हुआ हुआ है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे हम सेल्स के अंदर चेंज आने से EBIT के अंदर चेंज मालूम कर सकें। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हम सेल्स और EBIT तक के दरमियान जो है वो ऑपरेशंस को और जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। अच्छा, अब देखें यूजिंग द डाटा ऑफ चेरी वाटर्स, ये एक एग्जांपल दी हुई है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सेल प्राइस इक्वल टू 10 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 है, और ये सारा डाटा पिछले ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप पीछे से प्रैक्टिस करते आए हैं ना, तो ये सारा पिछले डाटा दिया हुआ है। और वो ये भी बता रहा है फिगर 13.2 में प्रेजेंट्स द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन ग्राफ ओरिजिनली शोन इन फिगर 3। ठीक है, ये सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ फिगर उसने पहले ऊपर दी हुई है, वो हम पढ़ के आए हैं। द एडिशनल नोटेशन ऑन द ग्राफ इंडिकेट्स द फर्म सेल्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1000। हाँ जी, अब ना यहाँ पे दो सिनेरियो लिए हुए हैं। देखिए, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या है। EBIT फॉर वेरियस सेल्स लेवल, हमने ये देखना है कि अगर फिक्स कॉस्ट शामिल है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट शामिल है सेल से लेकर EBIT तक के दरमियान, तो सेल्स में चेंज आने से EBIT में क्या चेंज आता है। तो देखें यहाँ पे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट शामिल है जो कि $2500 है। ठीक है, अब $2500 तो $2500 ही रहेगी, लेकिन हमने फ़र्ज़ किया कि अगर हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं तो 1000 यूनिट्स जो है वो 1000 यूनिट्स जो हैं उनके अंदर अगर 50% इजाफा हो जाता है और 1500 हो जाते हैं तो उससे EBIT के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, और 1000 यूनिट 50% कम हो जाने के बाद यानी 500 हो जाते हैं तो उससे EBIT में क्या फ़र्क आएगा। ये हम बेसिकली देख रहे हैं इस टेबल के अंदर कि ये हमें ये वाज़े किया जा रहा है कि दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। सेल्स यूनिट के अंदर अगर 50% इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है उससे EBIT में कितना परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है ये बताया जा रहा है। अच्छा, अब देखें वो ये इसका इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है। देखें, अगर मिसाल के तौर पर 1000 से 500 यूनिट्स हो जाते हैं तो सेल्स रेवेन्यू 5000 हो गया 10000 से। ठीक है, ये आपने अगर ये वाली एग्जांपल की भी हो ना, यहाँ पर ये वाली देखिए, ये वाली एग्जांपल की हो ना, जिसके अंदर जो है वो उसने यहाँ पर चेंजेस वगैरह सब कुछ बताई हुई हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ऊपर और ले जाके बताऊँ तो हाँ जी, देखें जैसे Q जो है वो 500 था तो उस पर लिया हुआ है, और अगर यहाँ पर उसने लिया हुआ था के एक मिनट, हाँ जी, वो इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे देखें जैसे सिचुएशंस ली हुई हैं यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे Q जो है 1000 से 1500 यूनिट हो जाता है तो क्या फ़र्क आएगा, और अगर Q जो है वो 1000 से 500 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ जो दो केसेस दिए हैं ना, यहाँ पे देखें केस 1 और केस 2। ठीक है, यहाँ पे केस 1 और केस 2 दिए हुए हैं। चलो, केस 1 में क्या बता रहा है कि अगर 50% इंक्रीज़ आए सेल्स में फ्रॉम 1000 यूनिट टू 1500 यूनिट, देखें, और अगर 50% डिक्रीज़ आए 1000 से 500 यूनिट्स तो EBIT पे क्या इफेक्ट आएगा कि EBIT 1000 सेल्स लेवल जब 1000 था तो EBIT 2500 था, जब 50% कम हुआ तो सेल्स लेवल 0 हो गया, और जब 50% बढ़ गया सेल्स लेवल Q बढ़ गया, सेल्स बढ़ गई 50% तो EBIT 2500 से 5000 हो गया, यानी उसमें 100% चेंज आ गई। इधर 100% डिक्रीज़ हुआ था, इधर 100% इंक्रीज़ हो गया। इससे मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स 50% इंक्रीज़ हो तो EBIT 50% इंक्रीज़ 100% इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर सेल्स 50% डिक्रीज़ हो रही हो तो EBIT 100% डिक्रीज़ हो जाता है।
तो यहाँ पे देखें फिक्स वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रही है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेल्स लेवल भी चेंज हो गया और सेल्स रेवेन्यू भी चेंज हो गया देखें, और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गई, क्योंकि वेरी करती है विद द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स चेंज हो गया तो वो भी चेंज हो गई। फिक्स कॉस्ट तो वही रही। तो देखें ये हमें बता रही है कि फ़िक्स कॉस्ट की मौजूदगी से, फ़िक्स कॉस्ट के होने की वजह से, यहाँ पे जो फ़िक्स कॉस्ट थी उसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ कि सेल्स में जब 50% इंक्रीज़ आ रहा है तो प्रॉफिट्स जो हैं, अर्निंग्स जो हैं वो 100% इंक्रीज़ हो रही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है, केस 2 दिया हुआ है, यही बात लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे दी हुई है। आपने इस एग्जाम्पल 13.4 को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। अच्छा, अब एक टर्म यूज़ होती है मेजरिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितनी है, या जिस तरह हम कहते हैं ना डिग्री ऑफ चेंज। ठीक है, डिग्री ऑफ चेंज हो गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। किसी भी चीज़ की डिग्री मालूम की जा सकती है अगर आप उसकी दोनों वेरिएबल्स को तले ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें। ठीक है, वही जो परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स था, हमने उसको ऊपर नीचे रख के डिवाइड किया। EBIT को ऊपर रख दिया, परसेंटेज चेंज को, और सेल्स को नीचे रख दिया, तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल 13.5 में इसी फार्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है, इन्हीं केस वन और टू के साथ, ये जो ऊपर यहाँ पे केस 1 और 2 दिए गए थे। याद रखें, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर वही निकलेगा जो केस 1 और 2 का यहाँ पे निकल रहा है। देखें, केस 1 और 2 का आंसर वही निकलेगा, वट एवर द मेथड यू यूज़ यू विल रीच ऑन द सेम कंक्लूजन। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आप यूज़ कर रहे होंगे तो उससे वही आंसर निकला होगा जो आपने ऊपर निकाला है। चीज़ें वही हैं, फार्मूला वही है, वैल्यूज़ भी वही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि उनको आप ऊपर नीचे रख के डिवाइड करके मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ऊपर आपने क्या लिखा है, चेंज इन EBIT के अंदर चेंज 100% आया था जब 50% इंक्रीज़ हुआ था सेल्स के, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, 2 का मतलब ये है कि 2 टाइम्स EBIT के अंदर सेल की निस्बत 2 गुना तब्दीली आ रही है। ऐसे ही है, दुगनी तब्दीली आ रही है। यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे 2500 है तो दुगनी हो गई ना EBIT, 5000 हो गई। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और इसमें 2 गुना कमी आ रही है केस 2 के अंदर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर द परसेंटेज चेंज इन EBIT रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज, अगर EBIT के अंदर चेंज जो है वो ज़्यादा हो और देन द परसेंटेज चेंज इन सेल्स में परसेंटेज चेंज से ज़्यादा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे EBIT के अंदर फ़ीसद तब्दीली सेल्स के अंदर फ़ीसद तब्दीली यानी परसेंटेज चेंज से ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज लाजमन एग्जिस्ट करती है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। ठीक है, हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। अगर परसेंटेज चेंज इन EBIT इज़ ग्रेटर दैन द परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो, तो हमेशा आंसर 1 से ग्रेटर आएगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज इसका मतलब है एग्जिस्ट करती है। 1 से ग्रेटर आंसर का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अच्छा, इसका ये फार्मूला भी है, ये आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको वैसे भी आप मालूम कर सकते हैं। देखें, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखें, आपको ना यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EBIT, आपको परसेंटेज चेंज मालूम करना आना चाहिए। परसेंटेज चेंज का क्या फार्मूला होता है, ये अब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैट्रिक और इंटर लेवल पे भी बच्चों को आती हैं। ठीक है, तो मैं रिवाइज़ करने के लिए, मुझे यकीन आप सबको ये आती होंगी, लेकिन मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि फ़ीसद इजाफा परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, कहाँ लिखा है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। कि परसेंटेज चेंज फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वैल्यू नहीं, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू कर लेते हैं, ये समझना ज़्यादा आसान होगा। इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। इसको बल्कि यूँ कर लेते हैं कि इसको डिवाइडेड बाय, यूँ अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा। ये परसेंट अंडरलाइन क्यों नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे ये अंडरलाइन यहाँ तो शो कर रहा है कि हो गया है अंडरलाइन, ठीक है। तो बहरहाल इसको आप यूँ कर सकते हैं कि देखा ना, इसको अंडरलाइन करना चाहिए, ये अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा। इसको जो है वो हम बोल्ड ख़त्म कर देते हैं और डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़, हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ये जो है आपको ज़रा ऐसे खुला कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये देख लें जी, ठीक है, ये फार्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह मालूम कर, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू से क्या मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे आप मालूम करेंगे। देखें EBIT पहले कितना था 2500 और बाद में कितना हुआ, अगर हम इधर से इधर आएँ 50% इंक्रीज़ में, तो 2500 से 5000 हुआ। डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ कितना है 2500, 5000 मनफी 2500, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि चेंज आने से पहले वैल्यू कितनी थी, यानी पहले 2500 थी, चेंज आके हो गई, तब्दील होके होगी 5000। तो 5000 तो चेंज आने के बाद हुई है ना, चेंज आने से पहले कितनी थी वैल्यू 2500, तो 2500 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मालूम करते हैं, या आप लोग अपने पास लिख लें, रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके लिए हो, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको जो है बता दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि याद आ गया होगा कि आपने 5th 6th में या 7वीं 8वीं में कब पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक सवाल है। अच्छा, ये वही एग्जाम्पल 13.7 है, वही जो पिछली चलती आ रही है, आपने इसको करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला हुआ है, आप इसको दूसरे तरीके से निकाल लें, बिल्कुल वही है, ठीक है जी। तो हमारा टाइम हो जाता है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। या मैं देखता हूँ कि कितना लंबा है, इसको यहीं पे करवा दूँ अगर आपको, ठीक है। चलें, इसके लिए फाइनेंशियल लिवरेज और उसके बाद जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और उसके बाद जो है वो टोटल लिवरेज और मेजर ऑफ टोटल लिवरेज, ये फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अगले उसमें। हाँ जी बिल्कुल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको आप देखें, रिवाइज़ करें, जो मसला मसाइल हो आप मुझसे पूछें, जो समझ नहीं आती वो क्वेश्चन लिख के रखें। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर लें। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।